नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को शुरू किया है। तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अग्रसर होकर कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा आम जन के साथ साथ देश की बढ़ोतरी में नजर आ रहा है। आम जन के साथ साथ गरीब, किसान, महिला और युवाओं के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया गया है। जिसमें मध्यम वर्ग की बात करें तो मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। क्या हैं ये बड़े बदलाव? कैसे सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को और सुगम बनाया? बीते 100 दिनों में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या किया, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो मोदी 3.0 के 100 दिन की। मोदी 3.0 में मध्यम वर्ग के लिए तमाम काम किए गए हैं। तीसरे कार्यकाल की सरकार बनने से पहले ही एक रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि कैसे अब की बार तिगुनी रफ्तार से विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए जानते हैं कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में क्या क्या अहम कार्य हुए हैं मध्यम वर्ग के लिए। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में हर क्षेत्र को फोकस में रखकर काम किया गया है। विकास की तमाम परियोजनाओं के जरिए लोगों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कार्यकाल के पहले 100 दिनों में केंद्र सरकार ने टैक्स छूट और सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाकर मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी। नई टैक्स रेजिम के तहत बड़े बदलाव किए गए। तमाम परिदृश्यों को देखा जाए तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को तमाम सौगातें मिली हैं, जिनसे उनका जीवन बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का हर एक संकल्प विकास की धारा को और बेहतर बनाकर उसे सिद्धि तक लेकर जाता है। ऐसे में तमाम बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिससे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आइए आपको बताते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। सैलराइज्ड क्लास 17,500 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के लिए लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृति। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई बस सेवा से एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3400 करोड़ की सहायता से ई बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी। महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति दीदी बनी। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए गए। युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। कनेक्टिविटी को बनाया गया और बेहतर और सुलभ। 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल परियोजनाओं से यात्रियों का सफर हुआ आरामदायक। मुद्रा लोन सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। 70 वर्ष से अधिक की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा का प्रावधान जोड़ा गया। सरकार ने अन्य उपायों के अलावा 3 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट भी दी। सरकार ने सत्ता में तीसरी बार वापसी करते ही विकास की योजनाओं को पहले 100 दिनों में ही पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो तेजी आई है वो भी 3 गुना हो गई है और तिगुनी रफ्तार से तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जो मौजूदा समस्याएं हैं उनका निपटारा करके आम लोगों का जीवन आसान बनाया जाए। इसी कड़ी को और मजबूत करने की कवायद सरकार द्वारा चलाई जा रही है और वक्त और जरूरतों के मद्देनजर लोगों को सहूलियतें भी पहुंचाई जा रही हैं, जिससे देश के हर वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग और ज्यादा सशक्त और मजबूत हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो सरकार है वो प्रतिबद्धता के साथ बढ़ रही है और लगातार काम कर रही है। किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास हुआ है, आइए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि जो किस तरह से जो मध्यम वर्ग है वो अब सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा पर साफ तौर पर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। क्या कुछ अब की बार इंप्लीमेंट किया गया है, आइए आपको बताते हैं। चिकित्सा शिक्षा के तहत 75,000 नई सीटें इसमें जोड़ी गई हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये सीटें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार अब की बार नजर आ रहा है और ये बीते 100 दिनों में हुआ है मोदी 3.0 में। विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता अब कम कर दी गई है और साफ तौर पर जो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। एकलव्य मॉडल के तहत 405 स्कूलों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का यहां पर उनको नामांकित किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। 40 नए स्कूल स्थापित किए गए और जनजातीय छात्रों के लिए 110 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण अब की बार रही हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर अब देखिए उसको और ज्यादा मजबूत किया गया है। 11 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने पीएमजेएवाई के महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी। ये वो तारीख है जहां पर यह विस्तार को मंजूरी दी गई और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया। तो साफ तौर पर यह एक बहुत बड़ा अब की बार बेंचमार्क सेट करता हुआ नजर आया, क्योंकि एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि सरकार द्वारा की गई है। नीतिगत वृद्धि से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा और ये वो परिवार हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग के हैं और आने वाले समय में इनसे और ज्यादा इनको यहां पर प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का जो बीमा कवर है वो यहां पर दिया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा सहूलियत होती हुई नजर आएगी साफ तौर पर यहां पर। और इसके अलावा अगर हम और भी बात करें कि मध्यम वर्ग में और क्या क्या खास हुआ है, किन किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, तो एकीकृत पेंशन योजना से साफ तौर पर अब की बार लाभ मिलता हुआ नजर आया। 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को यहां पर मंजूरी दी गई, जो कि अपने आप में सरकार द्वारा की गई। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुनिश्चित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली ये योजना है और इस योजना से बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्यम वर्ग जिसको साफ तौर पर सशक्त करने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी है। इसके अलावा आपको बताएं, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ें तो आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो अब की बार लगातार हम देख रहे हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से अब जो सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वो अपने आप में एक नई बानगी, एक अलग तरह की जो तस्वीर है वो पेश करता हुआ नजर आएगा। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में यहां पर मिलेगा और यह अपने आप में अलग अलग इसके पैरामीटर्स रखे गए हैं, जिससे साफ तौर पर जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। यूपीएस से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अब इसमें फायदा मिलेगा। तो तमाम ऐसी स्कीम्स हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। टैक्स स्लैब की हम बात कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि अब की बार इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या है वो चेंजेस? 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा और यह अब की बार साफ हो गया था बजट जब आया था तब, और यह मोदी सरकार के 3.0 के 100 दिनों के भीतर ही यह बड़ा निर्णय लिया गया। सैलराइज्ड क्लास 17,500 तक यहां पर टैक्स अपना बचा सकते हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है और साफ तौर पर इससे एक एक परिवार को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती हुई नजर आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो उसका जो कर है उसे 75,000 अब कर दिया गया है बढ़ाकर, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट उनके लिए साफ तौर पर जो मिडिल क्लास है उनके लिए नजर आया। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 किया गया है। तो ये तमाम ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिनसे साफ तौर पर नीतियां बनी और उसी पर ये फैसले लिए गए, जिससे साफ तौर पर जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज्यादा यहां पर राहत महसूस हुई। अब अगला हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी 2.0 है उसमें क्या कुछ है। तो 28 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को यहां पर मंजूरी मिली और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने या खरीदने पर अब इसमें मदद मिलेगी और यह मदद सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कैसे? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों की यहां पर सहायता की जाएगी और यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जिनको अपने सपनों का घर चाहिए उनके लिए ये बहुत बड़ी योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है वो जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम यहां पर लगाया गया। आप समझिए 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट है उसको यहां पर लगाया गया और सही मायने में इससे बहुत ज्यादा उनके जो बिजली का बिल है उससे बहुत ज्यादा उनको राहत मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा
प्रधानमंत्री ई बस सेवा से इको फ्रेंडली सिस्टम एक तैयार करने की जो कवायद है वो भी तेज गति से जारी है और इस कवायद में आगे क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ें तो 3400 करोड़ की सहायता से ई बसों की खरीद को स्वीकृति यहां पर इसकी दी जाएगी और जिससे आने वाला कल जो है वो इको सिस्टम को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा एक दूरगामी परिणाम यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। मुद्रा लोन की बात करें, क्योंकि जो लोग छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उद्यमिता और व्यवसाय सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है। मुद्रा लोन योजना जो है उसमें अब ऋण सीमा को जो है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जिनका एक अच्छा आने वाले समय में उनको एक अच्छा स्टार्टअप की वो दरकार कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मकसद है और ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा की जा रही हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं से जो आने वाला कल है वो और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। मिडिल क्लास पर साफ तौर पर अब की बार बहुत बड़ा फोकस, और यही बहुत बड़ा फोकस है जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो निरंतर बदलती हुई नजर आ रही हैं और ये बीते सिर्फ 100 दिनों में हुआ है। आने वाले समय में और भी कुछ इसमें होने वाला है, क्योंकि ये तो बीते 100 दिनों की बात हम कर रहे हैं जब मोदी 3.0 के पहले 100 दिन हुए। अब अगले 100 दिनों में क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जो तमाम प्रोजेक्ट जिनकी शुरुआत की गई, जो योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई, वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएंगी और साफ तौर पर एक बड़ी तस्वीर, बड़ी वानगी पेश करती हुई नजर आएंगी। छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको सुनवाएंगे जो लाभार्थी हैं, जो इससे लाभान्वित हुए इन तमाम योजनाओं से, उनका क्या कहना है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार ने बीते 100 दिनों में कई कदम उठाए हैं जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है और लोगों का आने वाला कल और बेहतर हो पाया है। आइए आपको अब सुनवाते हैं कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी कि कैसे उनके जीवन में ये सौगातें उजाला लेकर आई हैं। सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई कि हम लोग इतने जो मरीज हैं जितने चल रहे भाई आयुष्मान कार्ड से, नहीं तो कैसे चलते। डायलिसिस के दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। आयुष्मान कार्ड की देन है, मैं उनका इलाज करा पा रहा हूँ। जिस तरीके से युवाओं को MSME के अंतर्गत लोन के लिए जिन जो प्रावधान इन लोगों ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये सरकार ने सबसे बेस्ट ये किया है कि तुम नौकर मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये एक जो कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया के अंदर लाया वो बहुत ही सराहनीय है। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र से मुझे सहायता मिली है। मुझे वहाँ से 25 लाख की सहायता मिली, जिसके अंतर्गत मैंने मेरा खुद का स्टार्टअप शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं निकाली है, महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर उसका लाभ लेना चाहिए। मार्केट में जो निजी कंपनियां हैं या फिर भी जो भी है वो भी रोजगार अपने स्तर से पैदा कर रही है, उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें आम आदमी लाभान्वित हो रही है। और मेरे इसी के साथ हमारा दुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सफलतापूर्वक ये कार्यकाल भी पूरा करें। देश के जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी, उनका विकास होते जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा तीसरा टर्म के जो 100 दिन पूरा हुआ है, उससे पहले भी उनके द्वारा जो काम किया गया है उसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार को काफी सुविधा और सहूलियत मिली है। आज मध्यम वर्ग जिस तरीके से एक ईज ऑफ लाइफ फील कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह करने में उन्हें जो कठिनाइयां पूर्व में हो रही थी उसमें जिस तरीके से बदलाव आया है, स्वरोजगार के जो संभावनाएं खुली हैं, बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध हो रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग हो रही है, अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी स्वरोजगार जनरेट करके युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए जो उन्होंने स्कीम्स कई सारी लागू की हैं, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इन सबों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने कि इन लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है। साफ तौर पर मध्यम वर्ग के लिए जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सीधा फायदा किस तरह से मिल रहा है
ये उनकी कहानी हमने उन्हीं की जुबानी आपको समझाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोशन गौड़ जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत रोशन जी। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हैं जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोशन जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। मोदी 3.0 सरकार के पहले 100 दिन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर मिडिल क्लास के लिए जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब की बार हम कह सकते हैं क्योंकि तमाम योजनाएं परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उससे कितना सीधा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है मिडिल क्लास को? देखिए, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार का गठन होते ही बड़े बड़े निर्णय लेंगे, और हमने देखा कि पिछले 100 दिनों में हर हफ्ते एक कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। जैसे उनका भी कुछ का आपने जिक्र किया, जैसे कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करना। आप देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं, जो ऐसे जो गरीब परिवार के लोग हैं जो जिनको इलाज नहीं मिल पाता है, उनके लिए कितनी बड़ी योजना ये है। आपने देखा अभी जो लोग बात कर रहे थे कि 5 लाख की जो उनको आयुष्मान योजना मिल रही, कितना उनको लाभ मिल रहा है। दूसरा, आपने बजट देखा होगा, जब सरकार का पहला बजट आया तो 11,11,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, जो पूंजीगत खर्चा सरकार ने तय किया है, इस 11 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा पूरे देश में जो खर्चा होगा और उससे कितने रोजगार इकट्ठा होंगे, कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इस पर अब देखिए कितना बड़ा फोकस सरकार ने किया है। उसके अलावा महिलाओं के लिए एक से एक स्कीमें सरकार ने निकाली हैं, और हमारे युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना निकाली है कि आप जब कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो आपको इंटर्नशिप कम से कम 500 कंपनी में आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ी स्कीम है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा जो अब हम अभी जो सरकार ने पिछले हफ्ते ही अनाउंसमेंट की थी कि 3 लाख करोड़ रुपए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्चा किया था, कि बदावन में जो 76,000 करोड़ रुपए का एक पोर्ट बनाने की बात कही है, तो मतलब आपका ढांचागत विकास को लेकर और हमारी जो युवाओं को इंटर्नशिप देने से लेकर, बुजुर्गों को पेंशन देने से लेकर, और हमने एक चीज़ और देखी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो बार बार मांग कर रहे थे कि एनपीएस में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो सरकार ने उसमें भी सुधार किया, और अभी जो यूपीएस लागू किया है उसमें उनकी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, और 50% की उनको गारंटी मिली है। तो हम ओवरऑल कुल मिलाकर देखें कि 100 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बिल्कुल। और जो उम्मीद कर रहे थे लोग, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में हम बड़े बड़े निर्णय लेंगे, तो उन निर्णयों में हमें उसकी झांकी देखने को मिली है। निश्चित तौर पर अश्विनी जी आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि हमने देखा कि बीते 100 दिनों में तमाम कार्य तो हुए हैं और कुछ कार्यों की शुरुआत भी हो चुकी है, जो आने वाले समय में या आने वाले दिनों में हम भविष्य में उसको देख पाएंगे कि किस तरह से वो जमीनी स्तर पर उतरते हैं और लोगों को उससे फायदा पहुंचता है। आप कैसे देखते हैं अश्विनी जी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि बीते 100 दिन बहुत अहम रहे हैं और इसकी प्लानिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी, और जिसको जैसे ही सरकार बनी उसको एग्जीक्यूट किया गया। देखिए, बजट से शुरुआत हुई जी। बजट में कुछ मुख्य बातें आप देखिए तो मध्यम वर्ग के लिए जो इनकम टैक्स की स्लैब्स को बदला गया, 17,500 रुपये तक का उनको बचत हुई, ये एक बड़ा कदम था। और कई लोग कहते हैं कि मध्यम वर्ग को कम दिया है, तो उसमें भी हमें ये समझने की जरूरत है कि 78% लोग जो हैं उस सीमा में आते हैं, 10 लाख रुपए तक की आय सीमा में आते हैं, जिनको इसका लाभ हुआ है जी। इसके अलावा यदि हम देखें तो मध्यम वर्ग कई तरीके से लाभान्वित होता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या युवाओं के साथ ये है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस नहीं है। तो ऐसे में इंडस्ट्री में यदि उनको इंटर्नशिप, जिस प्रकार की योजना बनाई गई है 500 कंपनियों के लिए, और उसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, उसके साथ लोगों में जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और उनके अंदर और कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यह एक बड़ी बात है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने चिन्हित किया है, हमारे जो अभी बातचीत में नहीं आया, कि जो हमारे बडिंग इनोवेटर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो जो कुछ करना चाहते हैं, तो R&D के अंदर 50 साल तक का टैक्स इंटरेस्ट फ्री लोन उनको मिलेगा।
एक पिछले 10 सालों में हमने देखा कि 25 गुना हमारे जो पेटेंट्स हैं उनमें वृद्धि हुई है, और इसके साथ जो एक्सेलरेशन होगा पेटेंट्स का और R&D के अंदर डेवलपमेंट होगी, वो बहुत बड़ी बात है जी। देख रहे हैं कि 3 करोड़ घरों का निर्माण कुछ छोटी बात नहीं है। इससे पहले 4 करोड़ घरों का निर्माण पहले से ही हो चुका है, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया गया, 15 लाख करोड़ रुपया लोगों ने स्वयं लगाया और घरों का निर्माण हुआ। तो उसी तर्ज पर, जिसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट केवल पैसा बांट करके नहीं किया जाता, पैसे का सही इस्तेमाल करके लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे अभी बात आई 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है जी, उस कारण जो कनेक्टिविटी बढ़ती है, जो डिजिटल साफ तौर पर अश्विनी जी ये हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम जो नीतिगत फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं और जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, तो साफ तौर पर इससे जो पूरा जो समाज है, जन जन तक इसकी जो महत्वाकांक्षी तमाम जो योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे सीधे जन जन तक इसका लाभ पहुंच रहा है और ये लगातार नजर भी आ रहा है। रोशन जी, आपका रुख करूंगा। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लोगों का सफर था उसको भी बहुत ज्यादा आरामदायक बनाया जा रहा है। इस फोकस को अगर हम देखें, इस पर अगर हम फोकस करें, तो साफ तौर पर हमने एक चीज देखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कनेक्टिविटी हो, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी स्किल्स और ज्यादा डेवलप हो रही है, और जिस तरह का इंटरनेशनल मॉडल हम देखते हैं अलग अलग देशों में, उस तरह से भारत में लाना और उसको यहां पर इंप्लीमेंट उसका करना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ तो है जो इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएगा 2047 तक। बिल्कुल, देखिए कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ और उसके बाद हम 100 दिनों की बात कर रहे हैं, इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढांचागत विकास के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उसमें सड़कों को लेकर बनी है, नेशनल हाईवे को लेकर बनी है, कॉरिडोर को लेकर बनी है, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बनी है, रेलवे को लेकर बनी है, मेट्रो को लेकर बनी है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 100 दिनों में आप देखें हर हफ्ते एक कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक में ढांचागत विकास की यानी CCA की बैठकों में करोड़ों रुपए के, टोटल हमने देखा कि 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास हुए हैं। और केवल प्रोजेक्ट पास ही नहीं हुए, उनका उद्घाटन भी हुआ है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो हमने देखा कि पिछले हम 20 साल पहले की, 25 साल पहले की बात करें कि जो देश की जो सड़कों की जो हालत थी, और आज हम देखें कि उन सड़कों की हालत आज अब कितनी त्वरित और द्रुत गति से हम चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ सड़कें बनेगी वहाँ का आधारभूत ढांचा खुद ही उसका वहाँ डेवलप होगा और देश की जो विकास की गति वो तेज बढ़ेगी। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्लो डाउन है और हमारे देश की जो अभी आंकड़े जितने भी आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर करीब 7% और उसके आसपास रहेगी। और ये भी अभी आंकड़े आए हैं जो बहुत ही सुखद आंकड़े हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $7 ट्रिलियन तक अगले 2030 तक पहुंच जाएगी। तो इसका कारण है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 11 लाख करोड़ रुपए तो इसी बजट में मिला है, तो अगर इस तरह से इसी गति से अगर हम अपने ढांचागत विकास में खर्च करते रहेंगे तो हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो अब सोचे कि हमारा देश, जितने भी हम जो डेवलप कंट्री की बात करते हैं, 2047 तक निश्चित तौर पर हम भी एक विकसित देश बन जाएंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर अश्विनी जी, आपका रुख करूंगा और ये जानना चाहता हूं कि इस जो आर्थिक हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर, एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है यहाँ पर हमारे देश में, मिडिल क्लास की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण इसमें नजर आती है? क्योंकि सरकार लगातार उनको फोकस में रखकर तो काम कर रही है, लेकिन उसका अगर हम एक एक्शन का रिएक्शन देखना चाहें तो वो किस तरह से नजर आता है? देखिए, मिडिल क्लास ग्रोथ का इंजन होता है, चाहे टेक्नोलॉजी का विकास हो, चाहे कुछ खास तरह के काम हो, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब मिडिल क्लास में आते हैं। यदि हम उस वर्ग का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जो युवा जो बिना रोजगार के थे, उनके स्टार्टअप्स को बूस्टअप करना या लोगों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए, यानी नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले जो बनने की बात आती है, तो उसमें बहुत पिछले 10 सालों में मुद्रा योजना के तहत बहुत लोन्स भी दिए गए, उसके कारण भी हुआ। और लेकिन जो लगातार ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है अपने देश का, जो हमारा आर्थिक विकास हुआ है और जो टेक्नोलॉजिकल विकास हुआ है,
उसमें बहुत बड़ी तेजी आई है। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के नाते बताना चाहता हूँ कि हमने पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस की, हमने दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस की, जो दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आज़ाद भारत में थी, तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हमने मिस की, लेकिन ये चौथी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में चल रही है, जो डिजिटाइजेशन है, जो ड्रोन्स हैं, जो स्पेस है, इनका इस क्षेत्र में जब हम ज़्यादा निवेश करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक अच्छा नेतृत्व इसके लिए प्रदान करते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज पूरी दुनिया भारत को एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के इंजन के रूप में देख रही है। स्पेस के क्षेत्र में हमारी तूती बोलती है, और इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन में यूपीआई पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है, सब लोग उसको अपनाना चाह रहे हैं। और जो तकनीकी विकास हुआ है और उसके लिए जो प्रयास हुए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आम जन जो गरीब है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए घरों का निर्माण एक बहुत बड़ी बात थी जो हुआ है। इसके साथ ही साथ जो लोगों को बिजली घर घर तक पहुंचना, पानी पहुंचना, उज्ज्वला कनेक्शन के तहत ये सब तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन पर लगातार काम हुआ है, और यही काम तो है जो बीते 100 दिनों में नहीं, उससे पहले भी हो रहा था, और उसके लिए पहले से एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत बेहतर हैं, और आने वाले समय में जो और तमाम योजनाएं चल रही हैं उससे स्थितियां और ज्यादा बेहतरी की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोफेसर अश्वनी आपका भी और रोशन गार्ड जी आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो साफ तौर पर हमने आपको दिखाया कि मिडिल क्लास के लिए बीते 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है, और ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि सरकार जो है वो लगातार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये तो बीते पहले शुरुआत 3.0 के पहले 100 दिनों की रही है, और शुरुआत ही इतनी धमाकेदार हुई है, तो आने वाले समय में आप देखिए कि जो योजनाएं परियोजनाएं आप शुरू की गई हैं उनसे आने वाले समय में कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर इसी के लिए हम आपको तमाम जो तमाम आंकड़े थे वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है उसके लिए सरकार बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए काम करते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।